Hello everybody. Today I am going to start molecular basis of inheritance. In last lecture we have discussed about the principles of inheritance and variations और वो लेक्चर लगभग 2 से सवा घंटे में 2 लेक्चर मैंने डाले हुए हैं और उसमें पूरा का पूरा जो है जो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के सारे टॉपिक को मैंने कवर किया है। आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे दैट इज़ द molecular basis of inheritance. तो let's start molecular basis of inheritance. तो देखिए इसमें हम लोग को पहले क्या क्या पढ़ना है उसको मैं एक जगह उसकी लिस्ट बना देती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो हमने पढ़नी है जेनेटिक मटेरियल। व्हाट इज़ द जेनेटिक मटेरियल्स, ठीक है ना। इसके बाद हमें पढ़ना है कि सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल, सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ना है आरएनए वर्ड, फिर हमें पढ़ना है डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन। फिर हमें पढ़ना है ट्रांसक्रिप्शन, हमें पढ़ना है ट्रांसलेशन, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस हो गया। उसके बाद हमें पढ़ना है जीन रेगुलेशन और फिर हमें पढ़ना है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो आज के लेक्चर में मैं यहाँ तक कवर करूँगी। ये पार्ट 1 में बना दूँगी, ठीक है ना, और फिर ट्रांसलेशन से लेके ये जो होगा वो पार्ट 2 बन जाएगा। तो 2 वीडियो बनेंगे, तो जिसमें आज के लेक्चर में इतनी चीज़ें, ट्रांसक्रिप्शन तक इतनी चीज़ें मैं कवर कर देती हूँ, ठीक है। 1 घंटे सवा घंटे का वीडियो मैं बनाऊंगी। देखिए बहुत ज़्यादा शॉर्टकट मत आप लोग जो आप लोग हैं काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकट ढूंढते हैं, तो मैं काफ़ी कम टाइम में ही वीडियो बनाती हूँ। हालांकि मेरा वीडियो लंबा होता है बट आप लोगों को 2 घंटे में एक चैप्टर समझ में आ जाता होगा, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ, व्हाट इज़ द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो पहली चीज़ हम लोग जेनेटिक मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जेनेटिक मटेरियल क्या है, हमारे पास न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड आर द वी कैन से पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स के क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं। पॉलीमर आप जरूर नोट करते रहिएगा क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें लिखने नहीं जा रही हूँ, जितना मैं बोल रही हूँ आप उसको नोट करते रहिए। तो न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में भी देखेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड हमारे पास 2 है, एक तो है हमारा डीएनए और दूसरा है हमारा आरएनए, ओके। फिर हम न्यूक्लियोटाइड देख लेते हैं, व्हाट आर द न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, दैट इज द नाइट्रोजिनस बेसिस प्लस पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फोरस, ठीक है ना, फॉस्फोरस, नाइट्रोजिनस बेसिस, पेंटोस शुगर और फॉस्फोरस को मिला के हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज द न्यूक्लियोटाइड। और जिसमें हम नाइट्रोजिनस बेसिस और पेंटोस शुगर को मिला के कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड जो है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरस इज द न्यूक्लियोटाइड, ओके। अब हम लोग इन तीनों के बारे में एक एक करके देखेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग नाइट्रोजिनस बेसिस की बात करें। नाइट्रोजिनस बेसिस इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं। ये 2 होता है, प्यूरिन और पिरिमिडिन्स, प्यूरिन और पिरिमिडिन्स। तो आपको यहाँ पे बस जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपको ये याद रखना है कि प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे 2 रिंग होती है और यहाँ पे सिंगल रिंग होती है, ये 9 मेंबर्ड है, 9 मेंबर्ड होता है और ये जो होता है आपका 6 मेंबर्ड होता है। इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 9 मेंबर में
आपका 5 कार्बन हो जाता है, 5 कार्बन और 4 नाइट्रोजन है, जबकि यहाँ पे आपका 4 कार्बन और 2 नाइट्रोजन है। नाइट्रोजिनस बेसिस की अगर हम बात करते हैं तो हमें नाइट्रोजन की पोजीशन पता होनी चाहिए। यहाँ पे नाइट्रोजन 1, 3, 7, 9 पोजीशन पे है और यहाँ पे नाइट्रोजन 1 और 3 पोजीशन पे है। आपको ये डेटा जरूर याद रखना होगा कि प्यूरिन और पिरिमिडिन में क्या अंतर है। ओके, अगर हम प्यूरिन की बात करें तो एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन में आ जाते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल जो है वो पिरिमिडिन्स में आ जाते हैं। तो प्यूरिन्स में क्या है, एडेनिन और ग्वानिन है, पिरिमिडिन्स में क्या है, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल है। चलिए, ये हो गया नाइट्रोजिनस बेसिस। अब हम लोग अगर हम बात करें पेंटोज शुगर की, तो चलिए देखिए पेंटोज शुगर क्या है। पेंटोज शुगर की अगर हम बात करें तो पेंटोज शुगर, भाई देखिए पेंटोज, मैं शुगर पढ़ाते टाइम आपको बताई थी कि कार्बोहाइड्रेट है, पेंटोज है मतलब कार्बन 5 होगा, हाइड्रोजन 10 होगा, ठीक है ना, और ऑक्सीजन 5 होगा। ये तो सिंपल हो गया एक पेंटोज शुगर, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो 1:1 होता है। तो अगर हमें पेंटोज नाम आ गया तो पेंटोज क्या इंडिकेट कर रहा है, कार्बन 5 है, 5 कार्बन है, तो हाइड्रोजन 10 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 5 हो जाएंगे। लेकिन जो पेंटोज शुगर होता है वो 2 तरीके का होता है, डिऑक्सी राइबोज, ठीक है, जो डीएनए में पाया जाता है, और दूसरा है राइबोज शुगर। तो डिऑक्सी राइबोज का फॉर्मूला होता है C5H10O4, जबकि राइबोज का फॉर्मूला है C5H10O5। तो डिऑक्सी राइबोज एक्चुअली ये शुगर है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन हो गया क्योंकि यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:2:1 नहीं है। तो डिऑक्सी राइबोज का अगर हम देखिए डायग्राम बनाए, यहाँ पे ध्यान से देखना है, यहाँ पे इस तरीके से इसका कुछ डायग्राम है। मैंने शुगर पढ़ाया है कार्बोहाइड्रेट में, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो देखिए एक्चुअली ये क्या हो गया, दिस इज OH, ध्यान से देखना, जो मैं ये पेंटोज शुगर का मैं डायग्राम बनाने जा रही हूँ। तो ये हो गया आपका कार्बन नंबर फर्स्ट, ओके। उसके बाद ये कार्बन सेकेंड है, यहाँ पे OH H और यहाँ पे H CH2OH, ठीक है ना, CH2OH। अब हम ये कार्बन नंबर 1 की बात करते हैं। देखिए ये कार्बन नंबर 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये कार्बन 5 हो गया। अगर हम कार्बन नंबर 1 की बात करें, पहली चीज़ ध्यान से समझना, अगर कार्बन नंबर 1 पे OH नीचे है और H ऊपर है तो इसको हम अल्फा शुगर कहते हैं, हमने आपको पढ़ाते टाइम बताया था। लेकिन अगर ये OH ऊपर है और H नीचे है, OH ऊपर है, H नीचे है, तो इसको हम बीटा शुगर कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो न्यूक्लिक एसिड में जो शुगर पाया जाता है वो बीटा फॉर्म में होता है। वो किस में होता है, बीटा फॉर्म में होता है। तो पहली चीज़ तो हमने पता चल गया ये बीटा शुगर है। अब हम देखेंगे डिऑक्सी राइबोज और राइबोज में अंतर क्या है। डिऑक्सी राइबोज और राइबोज में अंतर इस कार्बन नंबर सेकेंड पे होता है, ध्यान से समझना है। कार्बन नंबर सेकेंड पे अगर OH ग्रुप है तो ये राइबोज होगा, ठीक है ना, और अगर यहीं पे OH इज रिप्लेस्ड बाई H है और लिख दिया मैंने, H है, तो ये डिऑक्सी राइबोज हो गया, ठीक है। तो डिऑक्सी राइबोज और राइबोज में अंतर कहाँ है, कार्बन नंबर सेकेंड पे। कार्बन नंबर सेकेंड पे अगर OH है नीचे तो वो राइबोज होगा, और अगर H है, इफ़ OH इज रिप्लेस्ड बाई H तो वो डिऑक्सी राइबोज होगा। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। तो चलिए दो चीज़ हमने समझ में आ गई कि पेंटोज शुगर क्या है और पेंटोज शुगर क्या है और नाइट्रोजनस बेसिस क्या है। तो अगर हम DNA की बात करें तो यहाँ पे डिऑक्सी राइबोज शुगर होता है, ठीक है, और जो नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा शुगर होता है, राइबोज शुगर होता है। नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ पे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन होता है, जबकि यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है। थाइमिन को हम लोग एक और नाम देते हैं 5-मिथाइल यूरेसिल। क्या कहते हैं इसको, 5-मिथाइल यूरेसिल। आगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डीएनए में शुगर इज द डिऑक्सी राइबोज और आरएनए में शुगर राइबोज है, और इसमें नाइट्रोजनस बेसिस क्या है, इसको हमने समझ लिया। चलिए अब हम एक न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बारे में देखेंगे, ठीक है। एक न्यूक्लियोसाइड और एक न्यूक्लियोटाइड, मान लीजिए ये हमारा शुगर हो गया, ठीक है, ये हमारा शुगर हो गया। ध्यान समझना है, हमने यहाँ पे ले लिया, ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया, ठीक है, अल्फा कार्बन, हमने ये अल्फा कार्बन ले लिया
और ये हमारा ये इस तरीके से हो गया। इसको आपको समझना है, ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है या राइबोज शुगर है, तो कुछ भी है, आपको बस ऐसे ही इन बातों को ध्यान में रखना है। अगर ये मान लीजिए दिस इज द शुगर और शुगर का जो पहला कार्बन है, पहले कार्बन का OH, ठीक है, यहाँ पे प्यूरीन या फिर पिरिमिडीन से जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो गया, नाइट्रोजन बेसिस। तो आपको अगर कोई पूछता है कि शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस की ज्वाइनिंग कहाँ होती है, ठीक है, शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस आपस, तो देखिए ये शुगर है और ये बेस है, तो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, दिस इज द न्यूक्लियोसाइड। ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड का मतलब ये है शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। तो शुगर के फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है और इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या कहते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। याद रखना आप, शुगर का पहला कार्बन और अगर वो प्यूरीन है तो 9th नाइट्रोजन और पिरिमिडीन है तो फर्स्ट नाइट्रोजन। प्यूरीन है तो 9th नाइट्रोजन और पिरिमिडीन है तो फर्स्ट नाइट्रोजन। मतलब शुगर का पहला कार्बन प्यूरीन के 9th नाइट्रोजन से और पिरिमिडीन के फर्स्ट नाइट्रोजन से बॉन्डिंग करता है और इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो न्यूक्लियोसाइड में जो बॉन्ड है वो क्या है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ये हमारा कौन सा कार्बन है, ये हमारा है 5वां कार्बन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर यहाँ तक हमें समझ में आ गया, दिस इज द न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड में अब क्या जोड़ना रहता है, फास्फोरस जोड़ना रहता है, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो फास्फोरस यहाँ जुड़ेगा, ठीक है, यहाँ एक फॉस्फेट जुड़ गया, दो फॉस्फेट, मतलब मैक्सिमम कितने फॉस्फेट जोड़ सकते हैं, 3। अब आप स्ट्रक्चर ये सब बना सकते हैं, लेकिन मैंने बस ऐसे ही बता दिया कि फॉस्फेट कहाँ जुड़ता है, फॉस्फेट किस कार्बन से जुड़ता है, 5वें कार्बन से। फॉस्फेट 5वें कार्बन से जुड़ता है। बात समझ में आ गई। अब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पहला बॉन्ड होता है इसको हम लोग कहते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, ठीक है, ये पहला फॉस्फेट। और ये दो जो बॉन्ड होते हैं इसको हम लोग कहते हैं फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, जो कि काफ़ी हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं। हाई एनर्जी बॉन्ड का मतलब इन्हीं के टूटने से हमें एनर्जी मिलती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने एडेनिन जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, एडेनिन, ठीक है ना। अगर मैंने ये एडेनिन जोड़ दिया, सपोज करिए कि ये राइबोज शुगर है और हमने एडेनिन जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, एडिनोसिन हो गया। तो एडिनोसिन एक न्यूक्लियोसाइड है, लेकिन हमने एक फॉस्फेट जोड़ दिया तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट हो गया। 2 फॉस्फेट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये तीनों क्या हैं, ये तीनों हैं आपके न्यूक्लियोटाइड। तो AMP, ADP, ATP ये तीनों न्यूक्लियोटाइड हैं। बाकी अगर यहाँ पे ये क्या है, एडेनिन प्लस शुगर, दैट इज द एडिनोसिन। इसी तरीके से ग्वानिन प्लस शुगर, ग्वानोसिन। और फिर GMP, GDP, GTP ये सब क्या हो जाएगा, ग्वानाइलिक एसिड, ठीक है, वो न्यूक्लियोटाइड होगा। ये मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाया है जब हम लोग उसका क्या कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स मैंने पढ़ाया था। वहाँ पे मैंने ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से आपको समझाया है कि एडिनोसिन क्या होगा, डीऑक्सी एडिनोसिन क्या होगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो इतनी चीज़ें तो हमें समझ में आ चुकी हैं, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है और कौन कौन से बॉन्ड है। अब हम लोग ये देख लेते हैं, दूसरी चीज़ हम लोग ये देख लेंगे, ध्यान से समझना आपको ये समझना है। अब हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि एक बॉन्ड होता है। अब मैंने अभी आपको बताया कि न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो हमें तो एक न्यूक्लियोटाइड समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ते हैं। तो ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ेंगे तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कैसे बनता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, तो ध्यान से इसको समझना है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बनता है,
उसको आपको समझना है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड, और ये हमारा सेकेंड न्यूक्लियोटाइड है। कैसे इनके बीच बॉन्डिंग होगी, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड मिलके ही तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को ही हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, आरएनए में 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, क्योंकि डीएनए डबल हेलिकल है, आरएनए मोस्टली सिंगल हेलिकल है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है ना। तो हम क्या देखेंगे, ये तो हमने मान लिया कि ये हमारा 5 प्राइम हो गया, 5वां कार्बन यहाँ है हमारा, यही है ना पहले न्यूक्लियोटाइड का, और इसका तीसरा कार्बन 3rd प्राइम OH हो गया, ये तीसरा कार्बन यहाँ है, दूसरे न्यूक्लियोटाइड का 5वां कार्बन यहाँ है ना। तो देखिए सारा स्ट्रक्चर आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये ध्यान देना है कि जो पहले न्यूक्लियोटाइड का या पहले शुगर का, शुगर ही तो है ये, लेकिन रिजल्टिंग स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, तो पहले न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कार्बन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का 5वां कार्बन आपस में बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है ना, आपस में बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पे CH2OH है और यहाँ पे OH है, तो आपके जो क्या कहते हैं कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी, डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होगी, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन जाएगा, तो एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर तीसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर चौथा न्यूक्लियोटाइड, ऐसे ऐसे पहले न्यूक्लियोटाइड का तीसरा और दूसरे का 5वां, फिर पहले का तीसरा, दूसरे का 5वां, पहले का तीसरा, दूसरे का 5वां, ठीक है ना। और लास्ट वाला जो बचा रहेगा उसका तीसरा OH फ्री है, पहले वाले का 5वां कार्बन फ्री है, यही है ना। इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, पहले का तीसरा, ठीक है ना, और दूसरे का 5वां। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कार्बन, सेकेंड न्यूक्लियोटाइड का 5वां कार्बन, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इस बॉन्ड को हम लोग कहेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कितने होंगे, इसका नंबर आप कैसे निकालोगे, जितने न्यूक्लियोटाइड हैं उससे एक कम, जितने न्यूक्लियोटाइड हैं उससे एक कम, तो न्यूक्लियोटाइड्स -1, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 न्यूक्लियोटाइड है, तो 1 2 3 4 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना, क्योंकि समटाइम्स एग्जाम में क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ गए तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैं ये क्वेश्चन करा भी दूंगी, ठीक है। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का 3rd कार्बन, सेकेंड का 5th कार्बन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स, ठीक है। और अगर जब ये चेन बन रही है, ये चेन बन रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं 5 प्राइम फॉस्फेट 3 प्राइम OH, कि मतलब जो डीएनए की देखिए 2 चेन है ना, डीएनए की 2 चेन होती है, तो एक हम लोग मानते हैं 5 to 3 और दूसरा मानते हैं 5 to 3, 3 to 5, ठीक है ना, 3 to 5। तो देखिए होता क्या है, डीएनए में यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन 2 होती है और दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं। एक में बॉन्डिंग इधर से आई, ठीक है, तो ये वाला जो चेन बना, इसमें जो फ्री क्या है, 5 प्राइम फॉस्फेट फ्री है, ठीक है ना, 5 प्राइम फॉस्फेट, यहाँ पे फॉस्फेट है ना, 5वें कार्बन पे क्या अटैच्ड है, फॉस्फेट ही तो अटैच है, फास्फोरस। तो पहले का ये हो गया आपका फास्फोरस और ये हो गया, तीसरे पे क्या फ्री है, OH फ्री है, तो ये आपका एक स्ट्रैंड बन गया। दूसरा इसके एंटी पैरेलल होगा, इसके एंटी पैरेलल होगा। तो डीएनए में 2 न्यूक्लियोटाइड हैं, सॉरी 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हैं और दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एंटी पैरेलल हैं। यहाँ तक बात शायद समझ में आ चुकी होगी। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हमें समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ तक चीज़ें शायद आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखते हैं, दैट इज़ द जो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अब द डीएनए करके आपका एक टॉपिक है। तो यहाँ तक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि अगर मैं एक न्यूक्लियोटाइड की बात करूँ, ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड की बात करूँ, तो यहाँ पे पेंटोज शुगर है बीच में, ठीक है, पेंटोज शुगर है, इधर क्या है, नाइट्रोजनस बेस है ना, और इधर क्या है, फॉस्फेट है या फॉस्फोरस है, ठीक है। अब पेंटोज शुगर के 5वें कार्बन से फॉस्फोरस अटैच्ड है, पहले कार्बन से शुगर अटैच्ड, बेस अटैच्ड है, बताया था ना मैंने आपको। ये बॉन्ड क्या है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, और ये कौन सा बॉन्ड बताया मैंने, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, PEB, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक न्यूक्लियोटाइड। ये स्ट्रक्चर क्या होगा, शुगर प्लस बेस, ये हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड, ये हो जाएगा हमारा न्यूक्लियोसाइड,
ओके। जैसे एडेनिन है, एडेनिन है, उसमें शुगर जोड़ेंगे एडिनोसिन हो जाएगा, उसमें फॉस्फेट जोड़ेंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट डाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट, तो ये वो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे बताया है। तो अब चलिए देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द डीएनए की बात अगर हम करें तो जो डीएनए है यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म, डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। अब मेरी बात को आपको ध्यान से समझना है, कहीं भी अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दिया हुआ है तो वहाँ पे जो बेसेस होंगे, जो न्यूक्लियोटाइड होंगे, उनको हम लोग बेस पेयर में काउंट करते हैं। बेस पेयर, क्योंकि एक इधर हो गया एक इधर हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर सिंगल स्ट्रैंडेड है तो हम वहाँ पे बेस पेयर कहाँ बन पाता है, वो तो बस और बस न्यूक्लियोटाइड होता है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए किसका होता है, ये हो गया 5 × 174, ये बैक्टीरियोफेज है। कौन है, बैक्टीरियोफेज है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया। और कुछ डबल स्ट्रैंडेड का आपको एग्जांपल दिया है, लैम्डा बैक्टीरियोफेज, ठीक है ना, लैम्डा बैक्टीरियोफेज का दिया हुआ है, और इसके अलावा ई कोलाई का दिया हुआ है। ये सब एग्जाम में आ सकता है। और ह्यूमन का दिया है, और किसका दिया है, ह्यूमन का दिया है। तो अब देखिए ये हो गया आपका 15, ये आपका यहाँ पे हो गया 5386 न्यूक्लियोटाइड्स दिया है। कन्फ्यूज नहीं होना, अगर ये बेस पेयर दिया रहता तो ये गलत है, बेस पेयर दिया रहता तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड होता है तो बेस पेयर नहीं हो पाएगा, वहाँ पे केवल न्यूक्लियोटाइड्स ही होंगे। तो 53 हो गया आपका ये, और 5386 न्यूक्लियोटाइड हो गया। इसके अलावा अगर हम डबल स्ट्रैंडेड की बात करें तो इसका जो है 4852, ठीक है ना, 50 और 2 बेस पेयर्स हो गए। क्या, कितना हो गया, बेस पेयर। याद करना आसान है, 50 लिख लीजिए, 2 घटा दीजिए, 48 हो गया। अगर हम ई कोलाई की बात करें और ह्यूमन की बात करें तो ई कोलाई में आपका जो दिया 4.6 × 10⁶ बेस पेयर, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ दिया न्यूक्लियोटाइड तो इसी का दुगना कर दीजिए, न्यूक्लियोटाइड पूछ दिया तब तो आप दुगना कर देंगे, कोई दिक्कत। इसको न्यूक्लियोटाइड में लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं इसका दुगना, लेकिन इसको हम बेस पेयर में नहीं लिख सकते, इसको हम बेस पेयर में नहीं लिख सकते। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो 6.6 × 10⁹ बेस पेयर डिप्लॉयड की बात करते हैं। कहीं कहीं हैप्लॉयड दिया रहता है तो 3.3 × 10⁹ जो है बेस पेयर आपका हैप्लॉयड कंटेंट का दे दिया, ठीक है। यहाँ तक आपको याद रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ये याद रखना कि बैक्टीरियोफेज का हमेशा न्यूक्लियोटाइड में आएगा अगर सिंगल स्ट्रैंडेड। जैसे जब आरएनए का भी आप वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड लिखेंगे तो न्यूक्लियोटाइड में ही उसको डिनोट करेंगे, उसको बेस पेयर में नहीं, क्योंकि वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं डीएनए की डिस्कवरी किसने की थी। एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक मिशर, ठीक है ना, फ्रेडरिक मिशर। इन्होंने न्यूक्लियस के अंदर कुछ डार्क मटेरियल देखा और उसको हम एसिडिक मटेरियल देखा और इसको नाम दिया न्यूक्लिन, इसको नाम दिया न्यूक्लिन। तो न्यूक्लिन टर्म इन्होंने दिया था 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने। तो डीएनए कैसा होता है, एसिडिक होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसका डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया था, इसका डबल हेलिकल मॉडल दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। और इन्होंने कब दिया था, 1953 में दिया था, ठीक है ना। बेस्ड किस पे दिया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा के बेसिस पे दिया था इन्होंने। और ये जो एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा है ये 1952 में दिया था। किसने दिया था, ये फ्रैंकलिन रोजलिन, ठीक है ना, रोजलिन एंड विल्किंस, 2 साइंटिस्ट थे। तो यहाँ से ये 3 तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
न्यूक्लियन टर्म किसने दिया था, डीएनए की डिस्कवरी किसने की थी, ठीक है ना, सबसे पहले एसिडिक डबल हेलिकल मॉडल वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था 1953 में। और एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा किसने दिया था, वो दिया था आपका विल्किन और रोजलिन ने, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आपको शायद समझ में आ गई होंगी। तो डबल हेलिकल मॉडल की अगर हम बात करें, डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की बात करें, तो अगर हम डीएनए की बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन है ना। अभी मैंने एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को बना के बताया था। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं और दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री, एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या है बच्चों, जल्दी से आप समझ ही रहे होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब बेस पेयरिंग, जैसे एक में एडेनिन है तो दूसरे में थाइमिन होगा, एक में साइटोसाइन है तो दूसरे में क्या होगा, ग्वानिन होगा। तो इस तरीके से एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री और एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब एक की पोलैरिटी 5 to 3 है और दूसरे की 3 to 5 है। आर यू गेटिंग दिस? अगर हम डीएनए के बैकबोन की बात करें, डीएनए के बैकबोन की बात करें, चलिए अगर हम डीएनए के बैकबोन बनाना शुरू कर दें, तो मान लीजिए मैंने एक डीएनए ऐसे बना दिया, दूसरा ये बना दिया, यही ना। तो अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए 5 to 3 है और ये 3 to 5 है। अगर हम इसके बैकबोन की बात करें तो हम यहाँ पे आउटर बैकबोन में क्या होगा और इनर बैकबोन में क्या होगा, ठीक है। आउटर बैकबोन में क्या होगा आप बताइए मुझे। आउटर बैकबोन में यहाँ पे आपका शुगर होगा, फिर फॉस्फेट होगा, फिर शुगर होगा, फिर फॉस्फेट होगा, फिर शुगर होगा, फिर फॉस्फेट, इस तरीके से ना, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा फिर फॉस्फेट, मतलब सबसे ऊपर क्या है, फॉस्फेट है, फिर शुगर है, फिर फॉस्फेट है, फिर शुगर है। अभी हम लोगों ने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाया था ना। तो आउटर बैकबोन में क्या होगा, शुगर एंड फॉस्फेट, शुगर एंड फॉस्फेट। कैसे समझेंगे इसको, कैसे समझेंगे आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। देखिए एक न्यूक्लियोटाइड था तो ऊपर क्या है, फॉस्फेट था, ये शुगर है ना, नीचे फिर फॉस्फेट है, फिर ये शुगर है, फिर फॉस्फेट है, फिर ये शुगर है। तो यहाँ पे ये 5 प्राइम फॉस्फेट और फिर ये शुगर, इस तरीके से आउटर बैकबोन में। लेकिन फिर इसी शुगर से आपका यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है, यहाँ पे भी ये शुगर है तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है। तो इनर बैकबोन में क्या होगा, इनर बैकबोन में होगा नाइट्रोजनस बेसेस, नाइट्रोजनस बेसेस जो आपस में किससे जुड़े होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका नाइट्रोजनस बेस इससे, इसका इससे, इस तरीके से। और आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एडेनिन और थाइमिन के बीच 2 होता है, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच 3 होता है। तो आउटर बैकबोन इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट, इनर बैकबोन इज मेड अप ऑफ आपका क्या हो गया, दैट इज द नाइट्रोजनस बेसिस लिंक विद द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? अब चलिए हम लोग डीएनए के बारे में और कुछ डिटेल में देख लेते हैं। देखिए डीएनए 2 तरीके का होता है, एक होता है एटी टाइप और दूसरा होता है जीसी टाइप, क्योंकि यहाँ ये इतने छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एटी टाइप होता है यूकैरियोटिक डीएनए, ठीक है ना, और जीसी टाइप होता है प्रोकैरियोटिक डीएनए। आप कहोगे मैम ये सब क्या पढ़ा रही हैं, ये सब है आपकी बुक में तो नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। आपको मैं बता दूँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एटी टाइप का मतलब है यहाँ पे एडेनिन और थाइमिन का जो कंपोजिशन है वो ग्वानिन और साइटोसिन से ज़्यादा होता है, जबकि यहाँ पे ग्वानिन और साइटोसिन एडेनिन और थाइमिन से ज़्यादा होता है। पूरा ओवरऑल डीएनए अगर काउंट करेंगे, ओवरऑल बेस पेयर काउंट करेंगे तब की बात है। तो यहाँ पे एटी टाइप इसलिए कहते हैं कि एडेनिन थाइमिन का कंपोजिशन जो है या उसके नंबर जीसी से ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पे जीसी। इतनी बात समझ में आ गई? हम लोगों का डीएनए कितना कैसा है, 80 टाइप है, ठीक है। क्योंकि हमारा जब ओवरऑल अगर हमारे न्यूक्लियोटाइड काउंट किए जाएंगे तो उसमें एडेनिन और थाइमिन जो हैं वो उसके ग्वानिन और साइटोसिन के कंपैरिजन में ज़्यादा होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं, एक साइंटिस्ट थे चारगाफ, ठीक है ना, चारगाफ। इन्होंने अपना एक रूल दिया जिसको हम लोग कहते हैं चारगाफ्स रूल। इन्होंने क्या बताया, दिस इज़ एप्लीकेबल टू डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए एप्लीकेबल है। इन्होंने सेम वही चीज़ कॉम्प्लीमेंटैरिटी को प्रूव करने के लिए कि हाँ भाई डीएनए में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होता है, उसको प्रूव करने के लिए इन्होंने चारगाफ ने अपना रूल दिया था जिसको हम कहते हैं चारगाफ्स रूल। ये रूल क्या कहता है पहले हम ये समझ लेते हैं। पहला तो इन्होंने ये कहा
कि किसी भी डीएनए में जो डबल स्ट्रैंडेड है उसमें परसेंटेज ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ थाइमिन होता है और परसेंटेज ऑफ साइटोसिन इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ ग्वानोसिन होता है। पहली चीज़ ये है। इसके बाद इन्होंने ये बताया दूसरी चीज़ चारगाफ ने ये बताई कि जो नंबर ऑफ प्यूरिन्स होते हैं, ठीक है ना, प्यूरिन्स के नंबर पिरिमिडीन के बराबर होते हैं। सिंपल सी बात है, जितना प्यूरिन होगा उतना ही पिरिमिडीन होगा, ठीक है ना। ये चीज़ इन्होंने बताया। मतलब प्यूरिन, अगर हम प्यूरिन और पिरिमिडीन की बात करें तो ये 1 के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने ये बताया कि तीसरी चीज़ ये है कि A+T/G+C जो है वो एक कांस्टेंट होता है जो कि 1 के बराबर। मतलब ये क्या है, एक कांस्टेंट होता है। A+T/G+C एक कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं यूकैरियोटिक डीएनए की बात करूं तब तो ये 1 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि यूकैरियोटिक 80 टाइप है तो 80 ज़्यादा होगा। तो अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ये 1 से ज़्यादा होगा। अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो ये मोर देन 1 होगा। और अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो ये लेस देन 1 होगा, क्योंकि वहाँ पे जीसी ज़्यादा होगा, प्रोकैरियोट में जीसी ज़्यादा होगा। तो एरविन चारगाफ ने यही कहा था कि परसेंटेज ऑफ ए परसेंटेज ऑफ टी के बराबर होता है और परसेंटेज ऑफ सी परसेंटेज ऑफ जी के बराबर होता है, ठीक है। आर यू गेटिंग? तो इसी तरीके से एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक अननोन डीएनए है, चलिए लिखा है, मैं लिख दे रही हूँ, अननोन डीएनए है। क्वेश्चन मैं बता दे रही हूँ क्योंकि मैं यहीं पे क्वेश्चन करा दूँ। अननोन डीएनए है जिसमें परसेंटेज ऑफ एडेनिन बस पता है 20% है। बताइए कि ये डीएनए, मतलब इसके बाद इन्होंने पूछा है, सवाल क्या है, सवाल ये है कि बताइए थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन का परसेंटेज कितना होगा और ये अननोन डीएनए प्रोकैरियोट का है कि यूकैरियोट का है। बड़ा सिंपल सा सवाल है, ठीक है ना। अब आप ये रूल यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। भाई हमें पता है कि परसेंटेज ऑफ एडेनिन जो है वो 20 है तो थाइमिन भी 20% होगा। बचा 60%, ये 40 हो गया, बचा 60%, तो हमारा साइटोसिन 30% हो जाएगा और ग्वानिन 30% हो जाएगा। तो पक्का है कि ये जीसी टाइप डीएनए है, क्योंकि जी और सी ज़्यादा है, तो ये प्रोकैरियोटिक डीएनए है। तो ये किसका डीएनए है? प्रोकैरियोटिक डीएनए है। दिस इज प्रूव्ड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो चलिए, ये सारी बातें तो हम लोगों ने यहाँ पे सवाल भी सॉल्व कर लिया और हम लोगों ने इसको भी देख लिया। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? हाँ, हम लोग डबल हेलिकल मॉडल के बारे में पढ़ते हैं कि जो मोस्ट कॉमन डीएनए है वो है बी डीएनए मतलब यहाँ पे जो हेलिकल होता है, राइट हैंडेड डीएनए इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट हैंडेड डीएनए। यहाँ से भी हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। जैसे जो आपका बी डीएनए है, यहाँ पे जो हेलिक्स की जो ये है, जो आप कह सकते हैं कि हेलिक्स है, वो राइट हैंडेड हेलिक्स है। इसमें इसको हम लोग कहते हैं एक पिच, ठीक है ना। ये क्या है? 1 पिच है। दिस इज द 1 पिच या एक हेलिक्स है, या इसी को हम लोग कहते हैं 1 हेलिक्स कह देते हैं। इसकी लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्राम। इसकी लंबाई कितनी है? 34 एंगस्ट्राम। और अगर आप इसे नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये 3.4 नैनोमीटर हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ठीक है। और एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर्स होते हैं। 10 बेस पेयर का मतलब बच्चों 10 इधर होंगे, 10 इधर होंगे, ठीक है ना। 10 बेस पेयर्स होते हैं। और डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर, डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर कितना होता है? 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्राम होती है। और अगर आप इसे नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 0.34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पे आपको ये समझना है कि इसकी जो डायमीटर होती है ये होती है 20 एंगस्ट्राम, नैनोमीटर में 2 नैनोमीटर। तो यहाँ पे आपको 3 ही चीज़ पढ़ना ही है, ठीक है। 3 ही चीज़ आपको याद रखना होगा। पहला, एक पिच या एक हेलिक्स की लंबाई कितनी है? 34 एंगस्ट्राम है, जिसमें 10 बेस पेयर होते हैं। 2 बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 3.4 एंगस्ट्राम। और इसका डायमीटर कितना है? 20 एंगस्ट्राम या 2 नैनोमीटर। यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूँ।
क्वेश्चन नंबर 2 ये है। अब एक बात बताओ, अगर आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड दे दिया है और पूछा है, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है, कि वहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डीएनए की पूरी लंबाई दी हुई है और आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे कितने जो हैं बेस पेयर्स होंगे, ठीक है ना, कितने बेस पेयर होंगे, कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे और कितने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होंगे। तो चलिए मान लीजिए एक डीएनए की लंबाई इन्होंने 1700 एंगस्ट्रॉम दे दी है, ठीक है ना। इन्होंने बताया कि एक डीएनए 1700 एंगस्ट्रॉम लंबा है। अब इन्होंने ये पूछ दिया, पहला इन्होंने पूछा कि नंबर ऑफ बेस पेयर्स, दूसरा इन्होंने पूछ दिया नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, और तीसरा इन्होंने पूछ दिया नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। एक इसी में और दे दिया कि यहाँ पे एडेनिन जो है वो दे दिया आपको 200 दे दिया, एडेनिन दे दिया आपको 200, ठीक है ना, एडेनिन दे दिया 200। और अब आपसे पूछ दिया है कि यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी कितने होंगे, बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको आपको लगाना है। कैसे लगाएंगे इसको देख लीजिए। देखिए इन्होंने कहा कि एक डीएनए की लंबाई 1700 एंगस्ट्रॉम है और डीएनए की लंबाई देने के बाद इन्होंने आपको पूछ दिया है, एक चीज़ और दे दिया, तो इसको भी हम कंसिडर नहीं करते, हम ये सब चीज़ें देख लेते हैं। अब आपको पता है 34 एंगस्ट्रॉम में, ऐसा लगाइए 34 एंगस्ट्रॉम में 10 बेस पेयर्स हैं, तो 1700 एंगस्ट्रॉम में हाउ मेनी बेस पेयर्स, तो आप इस तरीके से क्रॉस कर देते हो, तो ये 1700 इंटू 10/34, तो ये आपका आ गया 500 बेस पेयर्स। कितना आ गया? 500 बेस पेयर्स। 500 बेस पेयर का मतलब 1000 न्यूक्लियोटाइड्स है ना, 1000 मतलब 500 इधर है 500 इधर है, बेस पेयर 1000 न्यूक्लियोटाइड। अगर 1000 न्यूक्लियोटाइड है तो आपका फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कितना होगा? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कितना होगा जल्दी से बताइए मुझे। देखिए 500 इधर है 500 इधर है ना, तो 500 इधर है तो इधर कितना हो जाएगा? इधर आपका हो जाएगा 499, इधर भी आपका हो गया 499। फास्फोडाइएस्टर की बॉन्ड की बात कर रही हूँ, तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के अगर हम नंबर निकालेंगे तो 500 बेस पेयर हैं, मतलब 500 इधर हैं 500 इधर हैं, तो 2 × 499 कितना आ जाएगा? सिंपल सी बात है, इसमें से 2 घटा दीजिए 998 आ जाएगा। ये हो गया आपका फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। चलिए, तो हमें न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। अब आपसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पूछ रहा है कि 1000 न्यूक्लियोटाइड है, 1000 न्यूक्लियोटाइड है, तो इसमें एडेनिन दे दिया है 200, एडेनिन 200 दे दिया है, तो सिंपल सी बात है थाइमिन भी हमारा 200 हो गया, ठीक है। 4 ग्राफ रूल निकालेंगे और ये 400 हो गया, तो साइटोसिन 300 हो गया और ग्वानिन 300 हो गया। यही तो ना सिंपल सा सवाल है। लेकिन अब हमने ये तो निकाल लिया, एडेनिन 200 दे दिया है तो थाइमिन 200 हो जाएगा, साइटोसिन और ग्वानिन ये हो जाएगा। अब हमें ये पता है कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 डबल बॉन्ड हैं और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 डबल बॉन्ड हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड अगर हमें निकालना है तो हम इसको कैसे निकालेंगे? देखिए एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 डबल बॉन्ड हैं, मतलब ये 200 है, 200 × 2 हो गया, तो ये 400 हो गया। और इनके बीच में साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में कितना हो गया? 3 डबल बॉन्ड है, तो 300 × 3 हो गया, ये कितना हो गया? 900, मतलब ये कितना हो गया आपका? 1300 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, 1300 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। इतना ही हो गया ना, सिंपल सा सवाल है। इस तरीके से आप इस सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए आगे हम लोग चलते हैं, सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। अब हम लोग देखेंगे जेनेटिक मटेरियल की खोज क्या। नहीं, एक चीज़ और है जिसको हम लोग कहते हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए की पैकेजिंग।
अब हमें ये एक बात ये नहीं समझ में आ रही है कि पैकेजिंग का मतलब क्या है। हम आप लोगों के एंगल से सोच रहे हैं पैकेजिंग का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैकेजिंग। एक्चुअली क्या होता है, अगर मैं एक ह्यूमन क्रोमोसोम की बात करूं, अगर मैं एक ह्यूमन सेल की बात करूं, तो ह्यूमन सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है और 46 क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए पड़ा हुआ है वो है अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर के आसपास। तो डीएनए हमारा 2 मीटर के आसपास लंबा डीएनए है, लेकिन इसके न्यूक्लियस की डायमेंशन जो है वो 10⁻⁻6 मीटर है। अगर हम डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन ऑफ न्यूक्लियस, तो इतना छोटा है, न्यूक्लियस का डायमेंशन इतना छोटा है और डीएनए इतना लंबा है। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई 100 मीटर की रस्सी रखनी है 10 बाई 10 के रूम में, 10 बाई 10 के रूम में 100 मीटर लंबी रस्सी रखनी है, तो आप कैसे रखोगे, फैला के तो उसको नहीं रख सकते, आप उसको फोल्ड करके ही रखोगे, ठीक है ना। तो सेम वही चीज़ है कि न्यूक्लियस का डायमेंशन इतना छोटा है और डीएनए इतना बड़ा है, तो क्या होगा, वो डीएनए उस न्यूक्लियस में कैसे रह पाएगा। तो इसके लिए होती है डीएनए की पैकेजिंग। इसके लिए क्या होती है, डीएनए की पैकेजिंग, मतलब डीएनए की फोल्डिंग होती है, वही हम लोग पढ़ते हैं। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए अगर हम बात करें इन प्रोकैरियोट और इन यूकैरियोट, अब हमारे पास समस्या ये है कि प्रोकैरियोट में देयर इज़ नो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है नहीं, यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है, तो डीएनए ऐसे स्कैटर्ड रहता है, जैसे स्कैटर्ड रहता है और कुछ पॉजिटिव प्रोटीन से अटैच्ड होता है, कुछ पॉजिटिव प्रोटीन से अटैच्ड होता है और उस पूरे रीजन को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है ना, न्यूक्लियर। हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ बात कर लें, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो डीएनए स्कैटर्ड रहता है, ओके, और कुछ पॉजिटिव प्रोटीन से हेल्ड रहता है और उस रीजन को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड। लेकिन यूकैरियोट में ट्रू न्यूक्लियस है, हमारे पास ट्रू न्यूक्लियस है और यहाँ पे यूकैरियोटिक जो डीएनए है वहाँ पे एक पॉजिटिव प्रोटीन होती है, उसके चारों तरफ ये अपने आप को कॉइल कर लेता है और इस पॉजिटिव प्रोटीन डीएनए, मान लीजिए देखिए डीएनए नेगेटिव है और ये पॉजिटिव प्रोटीन है, इस काम कितना आसान हो गया। इसको हम लोग कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है ना। पैकेजिंग के लिए जिस प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है उसको हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। और इस हिस्टोन प्रोटीन में 2 अमाइनो एसिड काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उन अमाइनो एसिड का नाम है आर्जिनिन और लाइसिन, उस अमाइनो एसिड का नाम है आर्जिनिन और लाइसिन। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको देख लेते हैं कि यूकैरियोट में पैकेजिंग कैसे होती है। तो देखिए यूकैरियोट में पैकेजिंग के लिए क्या होता है, जो हिस्टोन है ना, हिस्टोन प्रोटीन में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है H1 हिस्टोन, ठीक है ना, ध्यान से समझना, और दूसरा होता है हिस्टोन ऑक्टामर, ठीक है ना। H1 हिस्टोन को हम लोग लिंकर हिस्टोन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लिंकर हिस्टोन भी कहते हैं। और जो हिस्टोन ऑक्टामर है उसमें H2A H2B, ठीक है, कई टाइप की प्रोटीन होती हैं, H3 और H4, 4 सब यूनिट होते हैं, H2A H2B H3 H4, और इसके डाइमर होते हैं, ये डाइमर के फॉर्म में होता है, मतलब 8 हो गए। तो हिस्टोन ऑक्टामर और लिंकर हिस्टोन ये हिस्टोन के पार्ट हैं। अब क्या होता है, ये जो हिस्टोन ऑक्टामर है, ध्यान से इसको समझना, ये हिस्टोन ऑक्टामर है, ठीक है ना, इसमें 8 सब यूनिट है, समझ लीजिए। इसी के चारों तरफ डीएनए अपने, ये पॉजिटिव चार्ज है, डीएनए नेगेटिव चार्ज, डीएनए अपने आप को 1.75 टर्न रैप करता है, 1.75 टर्न रैप करता है। ये एक और हिस्टोन ऑक्टामर है, ये और एक हिस्टोन ऑक्टामर है, और फिर डीएनए आया, फिर अपने आप को 1.75 टर्न रैप किया, ठीक है। और ये जो रैपिंग होती है ना, ये जो रैपिंग होती है लेफ्ट हैंडेड डायरेक्शन में होती है, 1.7 टर्न लेफ्ट हैंड, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड, और 1.7 टर्न ये डीएनए हो गया, दिस इज द डीएनए एंड दिस इज द हिस्टोन ऑक्टामर, दिस इज द हिस्टोन ऑक्टामर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। डीएनए ने 1.75 टर्न इस तरीके से रैप किया, और अब क्या हुआ, 2 डीएनए के बीच, 2 हिस्टोन ऑक्टामर के बीच में भी यहाँ पे कुछ डीएनए है ना, ये कुछ डीएनए है ऐसे,
और इस डीएनए को हम लोग कहते हैं लिंकर डीएनए, और इसको बाइंड करने के लिए यहाँ पे आता है लिंकर हिस्टोन। तो लिंकर हिस्टोन 2 हिस्टोन ऑक्टामर के बीच में होता है, क्योंकि आप जैसे सपोज करिए आपके पास एक बॉल है, उसको आप ऐसे रस्सी से बांध देंगे तो रस्सी खुल ना जाए, तो रस्सी को किनारे पे भी बांधेंगे, वही सेम चीज़ है। किनारे पे बांधने वाला H1 है, ठीक है ना, किनारे पे बांधने वाला कौन है, H1 है। 1.75, देखिए अब आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, अभी मैं बता दूँ सारी चीज़ें। 1.75 टर्न लेफ्ट हैंडेड डायरेक्शन में, और ये है लिंकर हिस्टोन। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स। इसके बाद क्या होगा, जो 1.7 इसको हम लोग कहते हैं कोर डीएनए। क्या कहते हैं, कोर डीएनए। और जो बीच वाला डीएनए है उसको हम कहेंगे लिंकर डीएनए। क्या कहेंगे, लिंकर डीएनए। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ तक लेके पूरा स्ट्रक्चर आप ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक। इसमें हमारे पास कोर डीएनए आया जो कि हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ है, और 2 हिस्टोन के बीच में, उसको हम लिंकर डीएनए कहते हैं। कोर डीएनए 1.75 टर्न रैप किया है, जिसमें 146 बेस पेयर होते हैं, जबकि लिंकर डीएनए में 50 से 55 बेस पेयर होते हैं, और इन दोनों को मिला के ये 200 बेस पेयर के आसपास आ जाता है। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम ये एक पूरा स्ट्रक्चर है, हिस्टोन ऑक्टामर, डीएनए, और पीछे क्या है, H1 है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। ठीक है, तो हिस्टोन जो, ये सिंपल सी बात है, न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर हो गए, 200 बेस पेयर हो गए। और यही जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है क्रोमैटिन। क्या है, क्रोमैटिन। जैसे देखिए मैंने आपको सेल डिवीजन पढ़ाते टाइम आपको बताया था कि हमारा ये डीएनए है, ठीक है, दिस इज द डीएनए, ठीक है। ये हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड किया, किससे, हिस्टोन प्रोटीन से। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे आ गया ना भाई, देखिए ये स्ट्रक्चर ऐसे है ना, हिस्टोन 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 और डीएनए डीएनए। इसी को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, क्रोमैटिन। तो क्रोमैटिन क्या हो गया, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, क्रोमैटिन। और अब ये कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ और ज़्यादा जो है इसमें कंडेंसेशन होगा, और ये स्ट्रक्चर कुछ थोड़ा सा और डार्क बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में बस थोड़ा सा अंतर है, ये लेस कंडेंस है और ये मोर कंडेंस है। दोनों में क्या है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। न्यूक्लियोसोम क्या है, एक यूनिट, क्रोमैटिन या क्रोमोसोम की एक बेसिक यूनिट ही न्यूक्लियोसोम है। यही है ना एक न्यूक्लियोसोम, ऐसा जो स्ट्रक्चर बना ना, यही वाला बना है ना। तो न्यूक्लियोसोम इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमैटिन और क्रोमोसोम। और ये स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। ये स्ट्रक्चर दिखता है बीड्स ऑन स्ट्रिंग। बीड्स ऑन स्ट्रिंग का मतलब जैसे मोतियों की माला, एक धागा है उसके अंदर मोती है, धागा है उसके अंदर मोती है, ठीक है ना। मोती इज द हिस्टोन ऑक्टामर एंड धागा इज द डीएनए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स। तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग हो गया ये स्ट्रक्चर। आई थिंक नाउ दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट, इस वजह से इस तरीके से डीएनए न्यूक्लियस के अंदर रह लेगा। तो ये है पैकेजिंग ऑफ डीएनए, जिसमें आपको हिस्टोन ऑक्टामर और लिंकर हिस्टोन के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी। अब चलिए हम लोग देखते हैं सर्च फॉर द जेनेटिक। हाँ, ये जो क्रोमैटिन था, ये जो क्रोमैटिन आपने ऐसे देखा ना, दिस इज द क्रोमैटिन। ये क्रोमैटिन जो है ना वो 2 तरीके का होता है, एक होता है यू क्रोमैटिन, एक होता है यू क्रोमैटिन, और एक होता है हेट्रोक्रोमैटिन। क्या होता है, हेट्रोक्रोमैटिन। हम देखेंगे यू क्रोमैटिन के बारे में। यू क्रोमैटिन क्या होता है, देखिए ये लेस क्वाइल्ड होता है, ठीक है, लेस कंडेंस फॉर्म है, ठीक है ना। ये ये हम कहेंगे लूजली अटैच्ड है। ये कैसा है, लूजली अटैच्ड, मतलब ये लूज स्ट्रक्चर है, ठीक है। जहाँ तक लूज स्ट्रक्चर होता है, और ये क्या होता है, ये डेंसली पैक्ड होते हैं। ये क्या होते हैं, डेंसली पैक्ड होते हैं। जब इनकी स्टेनिंग की जाती है तो ये डार्क दिखेंगे। जहाँ पे भाई देखिए कुछ डेंस स्ट्रक्चर होंगे वो डार्क स्टेन लेंगे, जो लूज होंगे वो लाइट स्टेन लेंगे। तो ये कैसा स्टेन लेगा, ये लाइट लेगा। अब हम एक बात करते हैं कि हमारे डीएनए से ही तो आरएनए बनता है। तो बताइए आरएनए कौन आसानी से बना पाएगा, कौन आसानी से बना पाएगा, जो लूज होगा। तो यू क्रोमैटिन जो है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है। ट्रांसक्रिप्शनली क्या है, एक्टिव है, एक्टिव रीजन है जो लूज है, ठीक है ना। और ये क्या है, इनएक्टिव रीजन है,
ठीक है। अगर इनका रेप्लिकेशन हो तो कहाँ होता है डीएनए रेप्लिकेशन? एस फेज में होता है। तो जो लूज है भाई वो जल्दी रेप्लिकेट कर जाएगा और जो डेंस है वो उसको रेप्लिकेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये अर्ली एस फेज में इनका रेप्लिकेशन होता है। ये कहाँ होता है? अर्ली एस फेज में, और इनका रेप्लिकेशन थोड़ा सा लेट एस फेज में होता है। तो आई थिंक दिस थिंग इज नाउ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो दिस इज द यूक्रोमैटिन एंड हेटेरोक्रोमैटिन। अब हम लोग देखेंगे सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। तो फटाफट आ जाइए, हम लोग सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल पढ़ते हैं कि भाई जेनेटिक मटेरियल की सर्च कैसे हुई थी, जेनेटिक मटेरियल की खोज कैसे हुई। पहले के साइंटिस्ट में बड़ा कंट्रोवर्सी था कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन होता है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। साइंटिस्ट आपस में काफ़ी कंफ्यूज थे कि जेनेटिक मटेरियल, पहले के लोग मानते थे कि भाई जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन होता है, ज़्यादातर लोगों का यही मानना था। लेकिन एक हमारे साइंटिस्ट आए जिनको हम लोग कहते हैं ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ ने ये अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था माइस पे, ठीक है, जिसको हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और आपको यहाँ पे जो है ईयर याद करना थोड़ा सा यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। और ईयर क्या है? दैट इज़ द 1928। 1928 ये ईयर है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया, ठीक है ना, बैक्टीरिया जिसको कहते हैं डिप्लोकॉक्सस न्यूमोनी। डिप्लोकॉक्सस न्यूमोनी, ठीक है। इसका एक दूसरा नाम भी है स्ट्रेप्टोकॉक्सस न्यूमोनी, कंफ्यूज नहीं होना, स्ट्रेप्टोकॉकस न्यूमोनी, ठीक है ना। डिप्लोकॉकस न्यूमोनी बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन हैं, एक है एस स्ट्रेन और एक है आर स्ट्रेन। एस मतलब स्मूथ हो गया और आर मतलब रफ हो गया। आर मतलब रफ हो गया। स्मूथ क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे म्यूकस की कोट होती है जो कि एक पॉलीसेकेराइड कोट होती है, ठीक है ना, पॉलीसेकेराइड। और म्यूकस की अगर कोट है यहाँ पे तो ये कैसे होते हैं? कैप्सुलेटेड होते हैं, ठीक है ना, ये कैप्सुलेटेड होते हैं, ये नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं, ये नॉन कैप्सुलेटेड है। अगर इनके पास कैप्सूल है तो इनको, ठीक है ना, इनको कोई ऑर्गेनिज्म डिज़ोल्व नहीं कर सकता, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है, इसलिए ये डिजीज़ कॉजिंग होते हैं। ये डिजीज़ कॉजिंग कर लेते हैं, इसलिए इनको डिजीज़ कॉजिंग को हम लोग कहते हैं विरुलेंट। क्या कहते हैं? विरुलेंट। और यहाँ पे ये है ए विरुलेंट। ध्यान दीजिए, इसको विरुलेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर एक कोट प्रेजेंट है, इस वजह से इनको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। तो ये है विरुलेंट। तो एस वाला क्या है? विरुलेंट है। एस वी से याद रख लीजिएगा। आर वाला जो है ए विरुलेंट है। अब यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई। अब क्या किया ग्रिफिथ ने? क्या किया ग्रिफिथ ने? अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और उन्होंने एक माइस लिया। माइस को इन्होंने सबसे पहले एस स्ट्रेन दिया, ठीक है ना, सबसे पहले आर स्ट्रेन दिया। आर स्ट्रेन दिया तो माइस लाइव, माइस जिंदा है। माइस जिंदा इसलिए है क्योंकि आर डिजीज़ कॉज नहीं कर रहा है, उसके पास म्यूकस की कोट नहीं है, तो उसको माइस के अंदर का जो एंजाइम होगा, लाइसोसोम होगा, वो उसको मार देगा, तो आर मर जाएगा, लेकिन माइस जिंदा है। जब इन्होंने ये माइस लिया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया? माइस को इन्होंने एस स्ट्रेन दिया। एस स्ट्रेन ने डिजीज़ कॉज कर दिया इसके अंदर, क्योंकि एस स्ट्रेन के पास म्यूकस कोट है, इसको माइस का लाइसोसोम डिजॉल्व नहीं कर पाएगा, तो ये डिजीज़ कॉज कर दिया, तो माइस की डेथ हो गई। अब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट, ये तो पहला राउंड एक्सपेरिमेंट था। दूसरे राउंड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया? एस स्ट्रेन को इन्होंने हीट किल कर दिया। माइस लिया, लेकिन इन्होंने एस स्ट्रेन को हीट किल कर दिया। एस स्ट्रेन को हीट किल कर दिया। हीट देने के बाद इसको इनएक्टिव कर दिया, तो माइस अभी भी सरवाइव कर रहा है। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया कि जब देखिए, अब इन्होंने क्या किया कि एस स्ट्रेन हीट किल लिया, हीट किल वाला ही लिया, ठीक है, और आर स्ट्रेन लिया। आर स्ट्रेन के साथ इसको रखा तो माइस की डेथ हो जाती है। कहने का मतलब ये अकेला डेथ कॉज नहीं कर रहा है, ये भी अकेला डेथ कॉज नहीं कर रहा है, लेकिन जब इनको कॉम्बिनेशन में लिया तब माइस की डेथ कॉज हो जा रही है। इसके बाद अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा समथिंग इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम एस टू आर। कुछ ऐसा है जो एस से आर के अंदर ट्रांसफर हो गया, ठीक, जबकि आर अकेला डिजीज कॉज नहीं कर रहा था। समथिंग इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम एस टू आर। याद रखना, ये एस टू आर ट्रांसफर हो रहा है,
और जो R पहले ए विरुलेंट था, अभी R मतलब जो R पहले नॉन कैप्सुलेटेड था, ठीक है ना, नॉन कैप्सुलेटेड था, और अब वो कैप्सुलेटेड, नॉन कैप्सुलेटेड क्या हो गया, कैप्सुलेटेड हो गया, जिसकी वजह से ये पहले ए विरुलेंट था, अब ये विरुलेंट हो गया, मतलब अब ये डिजीज़ कॉज कर दिया है और माइस की डेथ होगी। तो ये मेरे पॉइंट को बहुत ध्यान से आपको समझना है कि इन्होंने क्या बताया कि कुछ ऐसा है जो S से R में ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, S से R में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसकी वजह से R विरुलेंट हो जाता है, और इसको इन्होंने ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल नाम दिया। बट ही वॉज नॉट श्योर कि वो कौन सी चीज़ है जो ट्रांसफ़र हो रही है, वो कौन सी चीज़ है, उसका केमिकल कैरेक्टराइजेशन इन्होंने नहीं बता पाया कि वो उसका केमिकल नेचर क्या है, वो डीएनए है कि आरएनए है कि प्रोटीन है। बस उन्होंने बताया समथिंग इज़ ट्रांसफरिंग फ्रॉम एस टू आर, और अब आर क्या हो गया है, वो ट्रांसफॉर्म हो गया है, वो मॉडिफाई हो गया। तो दिस इज़ अबाउट द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। अब इसका केमिकल कैरेक्टराइजेशन किया था, इसका केमिकल कैरेक्टराइजेशन, ठीक है ना, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का ही एक्सटेंशन किया था केमिकल कैरेक्टराइजेशन, इन्हीं का केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट का केमिकल कैरेक्टराइजेशन किया था 3 साइंटिस्ट ने, एवरी, ठीक है ना, मैकलियोड और मैकार्टी, ठीक है ना, एवरी, मैकलियोड एंड मैकार्टी। इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने देखा, देखिए कि इन्होंने 3 एंजाइम यूज किया, डीएनएज, आरएनएज और प्रोटीएज। अब कहा कि चलो ठीक है, हम मानते हैं कि कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है S to R, लेकिन वो क्या अगर वो डीएनए है तो डीएनएज का मतलब डीएनए को डिग्रेड करने वाला एंजाइम, आरएनएज का मतलब आरएनए को डिग्रेड करने वाला एंजाइम, और प्रोटीएज का मतलब प्रोटीन को डिग्रेड करने वाला एंजाइम। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि देखिए बड़ा आसान सा एक्सपेरिमेंट, इसी का एक्सटेंशन इन्होंने किया था। इन्होंने ये किया कि इन्होंने लिया डीएनए, ये एस हीट किल, ठीक है ना, हीट किल, और आर लाइव, यही तो था ना, जब माइस की डेथ हो जा रही थी, माइस ट्रांसफॉर्म हो जा रहा था, मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा था आर का, यही कॉम्बिनेशन था। इन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट किया, 3 एक साथ किया। एक बार इन्होंने आरएनएज यूज किया तो इन्होंने देखा भाई ट्रांसफॉर्मेशन तो हो जा रहा है, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है। फिर इन्होंने यहाँ पे प्रोटीएज यूज़ किया तो भी इन्होंने देखा आर का ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है, मतलब दिस इज़ नॉट आरएनए ट्रांसफ़र, नहीं, आरएनए ट्रांसफ़र होता तो ये मार देता है इसको। तो जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो आरएनए तो नहीं है, जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो प्रोटीन तो नहीं है। फिर इन्होंने डीएनएज यूज़ किया तो इन्होंने देखा नो ट्रांसफॉर्मेशन, आरएनए ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो डीएनए है और डीएनए को बीच में यही मार दे रहा है। तो आर जो है वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ से इन्होंने ये श्योर कर दिया कि जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो डीएनए ही है, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। यहाँ से इन्होंने ये बात बता दी थी, बट जो सारे के सारे बायोलॉजिस्ट इस बात से सहमत नहीं थे, बट नॉट ऑल द बायोलॉजिस्ट वर कन्विंस्ड, ठीक है। मतलब ये भी यहाँ पे कुछ आ गया भाई, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है। तो अब जो एकदम विदाउट एनी कंट्रोवर्सी जिन्होंने प्रूव किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है वो थे हर्शे एंड चेज, ठीक है ना, हर्शे एंड चेज। तो अब हम लोग देखते हैं हर्शे एंड चेज, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ये था ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। ट्रांसडक्शन तो आप समझते ही हैं, जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया से वायरस अटैक करता है, ठीक है ना, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया तक जो वायरस बैक्टीरियोफेजेस के द्वारा जो जेनेटिक मटेरियल जाता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसडक्शन। ये 1958 में ये 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। इन्होंने अनइक्विवोकली प्रूफ किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। अनइक्विवोकल प्रूफ, बार बार मैं कह रही हूँ, ये एग्जाम में एकदम यही लाइन आई थी, ठीक है ना, अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था इन्होंने।
किया क्या इन्होंने, बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने अपने मीडियम में T2 बैक्टीरियोफेज लिया। अब आपको पता है कि बैक्टीरियोफेज है तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल था डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था। अगर इन्होंने बैक्टीरियोफेज लिया, ठीक है ना, कौन सा बैक्टीरियोफेज लिया, T2 बैक्टीरियोफेज। अब इन्होंने कहा मैं पूरी की पूरी जो दुविधाएं हैं उसको ही ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि बैक्टीरियोफेज एक वायरस है। वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, मतलब या तो डीएनए है या आरएनए है या तो प्रोटीन है, ठीक है ना। वायरसेस में तो वायरसेस न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है और प्रोटीन होता है। तो इन्होंने एक ऐसा वायरस चुना जिसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है और उसका जो कोट है वो प्रोटीन है। तो इन्होंने कहा कि चलिए यहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। तो इन्होंने ऐसा ही बैक्टीरियोफेज लिया। तो T2 बैक्टीरियोफेज में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और ये क्या होती है, प्रोटीन। इनकी जो आउटर कवरिंग है ये क्या है, प्रोटीन है। अब इन्होंने क्या किया कि इस बैक्टीरियोफेज को कई जनरेशन तक एक बार ऐसे मीडियम में ग्रो कराया जहाँ पे रेडियो एक्टिव फॉस्फेट है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस 35, और एक ऐसे मीडियम में ग्रो कराया जहाँ पे रेडियो एक्टिव सल्फर है, रेडियो एक्टिव सल्फर 32। दो मीडियम लिया और इस कुछ बैक्टीरियोफेज को इन्होंने ग्रो कराया इस पे ऐसे मीडियम में जहाँ पे रेडियो एक्टिव फास्फोरस है। तो फॉस्फेट कहाँ होता है, बताइए, डीएनए के अंदर होता है ना। क्या कहीं प्रोटीन में फॉस्फेट है, नहीं है, ठीक है, प्रोटीन में फॉस्फेट कहीं भी नहीं है। तो यहाँ वाला जो वायरस होगा कई जनरेशन के बाद उसका डीएनए लेवल्ड हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा, रेडियो एक्टिव इसका डीएनए हो जाएगा। और यहाँ वाला जो बैक्टीरियोफेज है, देखिए, क्योंकि सल्फर डीएनए में कहीं नहीं है तो सल्फर कहाँ आएगी, उसकी प्रोटीन में आ जाएगी, सल्फर 32, और इसमें यहाँ फॉस्फोरस 35 आ जाएगा। बताइए, फॉस्फोरस डीएनए, ठीक है ना, याद रखना, डीएनए में फॉस्फोरस किसको लेबल करने जा रहा है, डीएनए को, और सल्फर किसको लेबल करने जा रहा है, प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन में अमाइनो एसिड होते हैं, अमाइनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड ढेर सारी है। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट एक साथ किए। एक जगह इन्होंने ये बैक्टीरिया ले लिया, ये बैक्टीरिया ले लिया। इस बैक्टीरिया को इन्होंने इस फॉस्फेट वाले से, जिसपे फॉस्फेरस 35 है, उससे अटैक करवाया, और इस बैक्टीरिया पे इन्होंने जिसपे सल्फर 32 है उससे अटैक कराया। तो इन्होंने देखा कि कुछ टाइम के बाद इस वाले बैक्टीरिया में देखिए कई प्रोसेस है, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन, 3 स्टेप यहाँ पे आते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना है। इसमें इन्होंने देखा कि यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी सेल के अंदर दिखाई दी इनको, यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी इनसाइड द सेल, रेडियो एक्टिविटी इनसाइड सेल दिखाई दिया, सेल के अंदर, लेकिन यहाँ नो रेडियो एक्टिविटी इनसाइड सेल, नो रेडियो एक्टिविटी इनसाइड सेल। यहाँ सेल के अंदर रेडियो एक्टिविटी दिखाई नहीं दी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चों सीधी सी बात है कि देखिए, जो अंदर जा रहा है, बैक्टीरिया के अंदर जो जा रहा है वही तो जेनेटिक मटेरियल है, बैक्टीरिया के अंदर जो जा रहा है वही जेनेटिक मटेरियल है। तो बैक्टीरिया के अंदर यहाँ पे डीएनए ही जा रहा है, तो डीएनए है, इसलिए यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी हमें सेल के अंदर दिखाई दे रही है। यहाँ भी डीएनए जा रहा है, लेकिन यहाँ पे डीएनए रेडियो एक्टिव है ही नहीं, ठीक है। तो इससे इस बात को इन्होंने प्रूफ किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस, वी कैन से सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का सर्च के बारे में बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं आरएनए वर्ल्ड क्या है। तो नेक्स्ट हम लोग लिख दे, देखिए कुछ ऐसे मोस्टली डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है ना। कुछ ऐसे वायरसेस हैं जहाँ पे आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। वायरसेस जैसे टीएमबी, ठीक है, टीएमबी टोबैको मोज़ेइक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूबी बैक्टीरियोफेज एक ऐसा बैक्टीरियोफेज है जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। सारे के सारे बैक्टीरियोफेज में डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एक्सेप्ट क्यूबी बैक्टीरियोफेज जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है।
टोबैको मोज़ेक वायरस, मोस्टली वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है ना। जैसे टीएमवी वायरसेस आरएनए डीएनए भी होता है। अभी हम लोगों ने बैक्टीरियोफेज की बात करी थी, T2 बैक्टीरियोफेज में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो वायरसेस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। और एक ऐसा बैक्टीरियोफेज है जहाँ पे आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि दोनों में, ठीक है, डीएनए और आरएनए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, ठीक है ना। स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो कौन ज़्यादा स्टेबल है, इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं। देखिए, अगर हम डीएनए की बात करें, ठीक है, और आरएनए की बात करें तो हमें पता है डीएनए में यहाँ पे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन है, ठीक है। यहाँ पे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल है। थाइमिन क्या है, 5 मिथाइल यूरेसिल है, 5 मिथाइल यूरेसिल। मतलब देखिए, पहले जब इवोल्यूशन हुआ था उस टाइम आरएनए वॉज द जेनेटिक मटेरियल, बस और बस आरएनए प्रेजेंट था पूरे के पूरे। जो उस टाइम जब इवोल्यूशन हुआ था तो उस टाइम आरएनए ही प्रेजेंट था। इवोल्यूशन के दौरान आरएनए ही बना था सबसे पहले, फिर आरएनए से डीएनए बना। कैसे बना उसको हम लोग समझते हैं। तो पहले यूरेसिल था, ना कि पहले थाइमिन था, पहले यूरेसिल था। अगर हम आरएनए की बात करें तो यहाँ पे राइबोज शुगर है ना, राइबोज। और राइबोज की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे OH है, 2 प्राइम पे क्या है, OH है। अगर हम डिऑक्सी राइबोज की बात करें तो 2 प्राइम पे H है। तो देखिए, प्रॉब्लम इज दिस कि अगर आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो एक दूसरे से क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझना इस चीज़ को। आरएनए में OH फ्री है, एक OH तो नाइट्रोजनस बेसिस से रिप्लेस हो जाता है, ये वाला OH फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लेता है, लेकिन आरएनए में ये OH फ्री रहता है, जबकि डीएनए में OH नहीं है, कहीं फ्री नहीं रहता है। एक OH तो नाइट्रोजनस बेसिस से अटैच हो गया एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, दूसरा OH फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब हम लोगों ने देखा था अभी सारी चीज़ें, ठीक है। तो आरएनए में एक OH फ्री होने की वजह से आरएनए काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल था, और अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है। तो आरएनए में OH था, इसलिए वो स्टेबल नहीं है, क्योंकि OH की वजह से वो रिएक्टिव है। तो इस OH को H से रिप्लेस कर दिया गया, तो क्या बना, डीएनए बन गया। इस OH को H से रिप्लेस कर दिया गया तो क्या बना, डीएनए बना। डीएनए को एक और एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इस यूरेसिल को थाइमिन से रिप्लेस कर दिया गया, क्योंकि जो थाइमिन है वो 5 मिथाइल यूरेसिल, मतलब यूरेसिल जहाँ भी यूरेसिल होगा उसके 5वें कार्बन पे मिथाइल जोड़ दिया, क्योंकि मिथाइल डीएनए को एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। तो डीएनए और आरएनए में ये बहुत बड़ा फर्क है। तो इसीलिए कहा जाता है कि डीएनए जो है वो बेस्ट जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि वो हाईली स्टेबल है। आरएनए अनस्टेबल होने की वजह से आरएनए का जो जेनेटिक मटेरियल प्रॉपर्टी थी वो डीएनए को मिल गई। किसको मिल गई, डीएनए। यही आरएनए वर्ल्ड है, यही आरएनए वर्ल्ड है कि ड्यूरिंग इवोल्यूशन, ड्यूरिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ, या वी कैन से जब ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ था या ओरिजिन ऑफ लाइफ थी, वो उस टाइम आरएनए जेनेटिक मटेरियल था, लेकिन आरएनए काफ़ी जो है अनस्टेबल था। क्यों? क्योंकि अनस्टेबिलिटी से या OH की प्रेजेंस की वजह से, ठीक है। और धीरे धीरे इसकी जो जेनेटिक मटेरियल प्रॉपर्टी थी वो डीएनए को हैंड ओवर कर दी गई। दूसरा रीज़न ये भी है कि अगर मैं आरएनए की बात करूं तो वहाँ पे रिपेयर की प्रोसेस काफ़ी पुअर है, क्योंकि अब देखिए, अगर मैं मान लेती हूँ कि ये AGCU इस तरीके से ये एक आरएनए है सिंगल स्ट्रैंडेड, और यहाँ पे एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये आरएनए है और डबल ये डीएनए है। बात को समझना। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई म्यूटेशन हो गया और यहाँ आना था A, आ गया G, ठीक है। क्या ये म्यूटेशन आप पता कर पाओगे? नहीं पता कर पाओगे, क्योंकि अब इसको पहले आप ऐसे समझोगे, डीएनए है तो यहाँ पे AGCT और यहाँ पे इसका TCGA ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये हमें पता है कि हमारा डीएनए नॉर्मल ऐसा है, यहाँ आना था A, यहाँ आ गया G, आपने देखा तुरंत से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग को देख के आप बता दिए कि नहीं ये गलत है, यहाँ म्यूटेशन हुआ है।
तो डीएनए डबल हेलिकल होने की वजह से, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होने की वजह से यहाँ पे हम म्यूटेशन को जल्दी से ट्रेस कर पाते हैं और रिपेयर की प्रोसेस काफ़ी फास्ट होती है, जबकि आरएनए में रिपेयर की प्रोसेस काफ़ी पुअर है क्योंकि ये सिंगल स्टैंडर्ड है, पता नहीं चल पाता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द आरएनए वर्ल्ड। क्योंकि एक चीज़ आप और ये भी जान जाना कि आपको पता है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा क्या कहलाता है? सेंट्रल डोग्मा का मतलब देखिए, यहाँ पे ध्यान देना, सेंट्रल डोग्मा ये है, इसको क्रिक ने दिया था, इसको क्रिक ने प्रपोज किया था। इन्होंने बताया कि जो डीएनए है वहाँ से इन्फॉर्मेशन आरएनए में जाती है और आरएनए से इन्फॉर्मेशन प्रोटीन में जाती है। ठीक है ना, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। कुछ वायरसेस हैं जहाँ पे आरएनए से डीएनए बनता है, आरएनए से डीएनए, इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आपको पता है एचआईवी एक ऐसा वायरस है जहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो इन्होंने क्या बताया कि देखिए, अब आपको पता है कि डीएनए इज़ द बेस्ट जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है, क्योंकि डीएनए काफ़ी स्टेबल है। लेकिन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए आरएनए है बेस्ट, क्योंकि आरएनए के अराउंड ही प्रोटीन सिंथेसाइजिंग, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, वो अपना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रोटीन को पहुंचा सकता है। तो फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आरएनए इज बेस्ट, फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए इज बेस्ट। ठीक है ना, तो जेनेटिक मटेरियल के स्टोरेज के लिए डीएनए बेस्ट है और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के वी कैन से कि जो आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसके ट्रांसफ़र के लिए आरएनए बेस्ट है। तो आज के लेक्चर में हम बस यहीं तक पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में इसको मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगी। आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो अभी आपका एग्ज़ाम काफ़ी पास में है, तो मैं और भी वीडियोस जल्दी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी मेरे ख्याल से मुझे अभी यूनिट वो आपका जो जिसमें आपको पढ़ना है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला, जो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है, पूरा यूनिट पढ़ना है। हमें फ्लावरिंग प्लांट्स का मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी पढ़ना है और हमें लोअर बायोलॉजी भी पढ़नी है। ठीक है ना, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी से इनका बहुत ही अच्छा और जल्दी समझ आने वाला वीडियो बनाऊँगी, जिससे आप लोगों को सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो आप लोग थोड़ा सा टाइम देंगे, पढ़ेंगे, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होने जा रहा है आपके लिए। ओके, तो